मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज एक ऐसे विचारक की हम चर्चा करेंगे जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद को दुनिया का सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। मैक्सी ने उनके बारे में एक बात कही थी कि निष्पक्ष रूप से इस व्यक्ति के विषय में कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर की भांति पूजते हो और अन्य लाखों पिचास मानकर घृणा करते हो। यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कटु आलोचनाओं से बचा जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है जिनके विचारों ने विश्व को दो प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यह है कि भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंक करके उसे समझने की चेष्टा की जाए तो उस व्यक्ति के बारे में कहना ठीक हो। मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन करने वाला मार्क्स विद्वान था। मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन या सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन बात करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। मार्क्स के पूर्व के अनेक विचारक भी थे जो ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए। अब इनमें से मुख्य फ्रांस में नोएल, बाफेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लॉक और इंग्लैंड में जॉन डी सिस्मैंडी, डॉक्टर हार्वे विलियम थॉमसन, रॉबर्ट ओवन। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्वान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप नीति के कटु आलोचक थे। ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्योचित वितरण पर बल देते थे, किंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उनका उत्पादन की विधियों से क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रकृति और विकास के नियमों को समझाने का प्रयत्न नहीं किया था। इन लेखकों ने न तो परिवर्तित घटनाचक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की और न विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन प्राप्त किया। अभी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि क्या कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का प्रथम प्रतिपादक था या नहीं था, जनक था या नहीं था। ऐसा नहीं था। मार्क्स के पूर्व के विचारक ही नहीं हुए थे, बहुत सारे हुए थे, लेकिन उन्होंने वास्तविक धरातल पर जो काम करने का काम किया था वो कार्ल मार्क्स को किया था। इसीलिए मार्क्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक विचारधारा का जनक था। वेपर ने एक संबंध में ठीक लिखा कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। इसलिए मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकीय समाजवादी, यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता। और मार्क्स लिखता है कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे हुए, परंतु दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं वरन उसे बदलना। और निसंदेह मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है और इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स का जो समाजवाद है इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स उन इतिहासकारों से बिल्कुल सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा। इतिहास के विकास को समझने के लिए उनके द्वारा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया और उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का अनवरत विकास हुआ है। मार्क्स प्रथम व्यवहारिक दार्शनिक हैं जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना गहरा प्रभाव डालती है। कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाज को बड़ी गूढ़ता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के दोषों को वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्गहीन समाज की स्थापना करने का विधिवत प्रक्रिया का निरूपण भी किया और इस प्रकार समाजवाद को उनकी भावुक और काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक रूप प्रदान किया। केवल इतना ही नहीं,
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उनके द्वारा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ इन शब्दों में श्रमिक वर्ग को क्रांति के लिए आह्वान किया। उनके द्वारा श्रमिक वर्ग को संगठित करने का भी प्रत्येक प्रयत्न किया गया। इस दृष्टि से 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था और उसने विद्वान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया। प्रोफेसर C.M. जोड के शब्दों में कहा जा सकता है कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज को चित्रण भी नहीं किया, वह उन स्थितियों का भी विस्तृत वर्णन करता है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेन लंकास्टर के मतानुसार मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार हैं। प्रथम तो ये वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर। द्वितीय था कि पुरानी व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझता, वह नई व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। और प्रसिद्ध इतिहासकार टेलर, AGP एक टेलर विद्वान हुआ, उसने भी मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या की वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती और इसके अलावा इन परिवर्तन करने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद और श्रमवाद के प्रणेता का नाम देते हुए लास्किन ने लिखा कि किसी भी पहलू से हम इसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास का स्वयं एक युग है और उसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात है कि उसने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया और उसने एक आंदोलन बना दिया। उनके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और एक गति, एक प्रेरणा प्रदान की। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिब्ज नाम के स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष का था उसके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग करके ईसाई धर्म अपना लिया और स्वाभाविक रूप से उसके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हुए। मार्क्स की जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसके भावी ससुर और एक उदार विचारक वेस्टफैलन के घर पर एक विद्यालय में हुई। मार्क्स बहुत ही तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था और पीड़ित वर्ग के प्रति उसकी बहुत अधिक सहानुभूति थी और 17 वर्ष की आयु में वह बॉन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया और अगले वर्ष उससे कानून के शुष्क विषयों को छोड़कर दर्शन, इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ किया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उन्होंने विषयों का अध्ययन किया और इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आया जिसने बहुत अधिक प्रभावित किया। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद, द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसफी और डेमोक्रेटिस ऑफ एपिक्यूरस पर प्रबंध लिख करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मार्क्स की इच्छा विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पद प्राप्त करने की थी, किंतु विश्वविद्यालय में उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों में फ्यूरबेक और ब्रूनो ब्यूअर को उनकी शासन विरोधी नीतियों के कारण अध्यापन कार्य से भी निष्कासित कर दिया और प्राध्यापक पद प्राप्त करने के उनके अवसर भी समाप्त हो गए। अक्टूबर 1842 मार्क्स एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाला समाचार पत्र रिंचे जीतुंग का संपादक बन गया और शीघ्र उसने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। परंतु क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रेशिया के अधिकारियों को उसने अपने विरोधी बना लिया और उसे अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा और बेगारी के इस काल में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों के इतिहास और कल्पनावादी समाजवादी साहित्य, विशेषतः सेंट साइमन चार्ल्स फूरियर के रचना के गहराई के साथ उसने अध्ययन किया। प्रारंभ से मार्क्स वेस्टफैलन की पुत्री जेनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और 1843 में 25 वर्ष की आयु में मार्क्स ने जेनी से विवाह कर लिया। दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स फ्रेंको जर्मन शब्दकोश का संपादक बन गया, किंतु अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण पत्र को प्रकाशन के थोड़े समय बाद बंद करना पड़ा और पेरिस में मार्क्स प्रोधो और बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों का संपर्क में अराजकतावादियों को पर्याप्त प्रभाव पड़ा और 1815 मार्क्स जीवन की विविध विपत्तियां सहन करता हुआ इंग्लैंड पहुंचा और जीवन के अंतिम क्षण तक वह यहीं रहा। ये मार्क्स का परिचय एक उद्योगपति एंजिल से हुआ। ये परिचय मित्रता में परिणित हुआ
और कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की मित्रता 19 सदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रता बनी थी। और एंजेल्स ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी मार्क्स के सहयोगी के रूप में कार्य किया। और वस्तुतः जिसे आज हम मार्क्सवाद कहते हैं, उसका प्रतिपादन अकेले मार्क्स द्वारा नहीं, वह मार्क्स और एंजेल्स दोनों के सम्मिलित प्रयासों के द्वारा हो। और मार्क्स के प्रति प्रकृति का जो पक्षपात ही कहा जा सकता है कि वह विचारधारा के लिए मार्क्स के साथ विख्यात हुई, मार्क्स ने एंजेल्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने सिद्धांतों को हमारे सिद्धांतों मार्क्स और एंजेल्स से संज्ञा दी। और 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जिसे साम्यवादियों को धर्म ग्रंथ कहा गया। और साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना से वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ होता। साम्यवादी घोषणा पत्र का महत्व बताते हुए ईसा बर्लिन ने लिखा कि इस घोषणा पत्र के प्रारंभिक और अंतिम प्रश्नों के गुणों के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। विनाशकारी प्रचार के साधन के रूप में उसके समान दूसरा कोई यंत्र नहीं हो सकता। और आने वाली नस्लों पर इसका प्रभाव धार्मिक इतिहास को छोड़कर अनुपम रहा। यदि उसका लेखक और कुछ भी नहीं लिखता तो भी उसका नाम अमर हो जाता। और मार्क्स के द्वारा न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन वरन श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया। 1845 में उन्होंने इंग्लैंड में जर्मनी में रहने वालों को वर्कर्स और एजुकेशन यूनियन स्थापित की। और इंग्लैंड से वापस आकर उसने ब्रसेल्स में श्रमिकों के एक समुदाय प्रारंभ किया, जिसका स्वयं सदस्य भी बना। और 1847 में उन्होंने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की और उसका नाम कम्युनिस्ट लेग्यू रखा। और 1864 मार्च ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात था। और लंदन में रहते हुए मार्क्स अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में पूंजीवाद का अंत करने का प्रयत्नों में लगा रहा। और 1883 में कार्ल मार्क्स का देहावसान हो गया। उसकी मृत्यु पर सब संदेश पढ़ा गया। उसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है कि जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था, और संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था। ऐसे अदम्य उत्साह और साहस और सफलता में संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। परिणामतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम युग युग तक जीवित रहेगा। कार्ल मार्क्स की बहुत सारी रचनाएं थी। हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द हीगल फिलोसफी ऑफ राइट, पवित्र परिवार, दी होली फैमिली 1844 बहुत महत्वपूर्ण थी। दर्शन की दरिद्रता थी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में, साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना भी लिखी उन्होंने, मूल्य कीमत और लाभ, वैल्यू प्राइस और प्रॉफिट 1865 में, पूंजी प्रथम खंड फ्रांस में वर्ष संघर्ष, और गोथा प्रोग्राम और क्रांति और प्रतिक्रांति उन्होंने लिखी। मार्क्स के बहुत सारे दर्शन थे और निसंदेह रूप से कार्ल मार्क्स की विचारधारा में 3 प्रमुख आधार थे। हीगल का दर्शन, विशेष उसकर उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो आधार था हीगल का था। हीगल के बारे में एक बार कहा कि उन्होंने सिर के बल पर प्राप्त किया, और कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक को सीधा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। पैरों के बल पर खड़ा करने का मतलब था कि उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण जो पहनाने का काम किया, कार्ल मार्क्स ने किया। दूसरा था ब्रिटिश समाजवादी और अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का प्रभाव भी निश्चित रूप से उसके ऊपर था। और तीसरा जो था फ्रेंच समाजवादियों का प्रभाव। अब देखेंगे हीगल का जो दर्शन का प्रभाव द्वंद्वात्मक, मार्क्स की विचारधारा और पद्धति पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव हीगल के दर्शन पर पड़ा। जेना विश्वविद्यालय में अध्ययनरत करते हुए कार्ल मार्क्स ने हीगल के दर्शन को के संपर्क में आया, और उसने हीगल के इस बात को ग्रहण किया कि विश्व की प्रकृति स्थिर नहीं वरन निरंतर गतिशील है। यदि हम इसे समझना चाहते हैं तो हमारे द्वारा विकास की प्रक्रिया को समझा जाना चाहिए। और विकास की प्रक्रिया एक सीधी रेखा के रूप में नहीं वरन टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में,
जिसमें द्वंद्व की संज्ञा दी गई। और इस प्रक्रिया के 3 चरण माने वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद में अंतर्निहित विरोधाभास उसके पतन का कारण बनता है और अपने विरोधी प्रतिवाद को जन्म देता है। और वाद प्रतिवाद में विरोध होने के कारण ये अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते और निरंतर विकसित होने वाला विवेक इन दोनों के विरोध को समाप्त कर एक नवीन और श्रेष्ठ स्थिति संवाद को जन्म देता है। इस प्रकार द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हीगल के विचारों की व्याख्या और उनके द्वंद्वात्मक पद्धति का मुख्य केंद्र विवेक आत्मा था। हीगल ने और स्पष्ट करते हुए कहा कि वाद प्रतिवाद संवाद की स्थिति निरंतर रुकती नहीं बल्कि अनवरत चलती रहती। मार्क्स ने भी इसको सरल किया कि गेहूं का दाना वाद है, लेकिन उसमें भूमि में बोने के बाद जो भूमि की प्रक्रिया शुरू होती है, जब अंकुरित होता है तो छोटा सा एक पेड़ दिखाई देता है, वो प्रतिवाद है। वही पेड़ जब बड़ा होकर के गेहूं की स्थिति को प्राप्त होना, पूरे वो संवाद की स्थिति दिखाई देती है। हीगल का मानना था कि ये जो प्रक्रिया है, ये मार्क्स का भी ये मानना था कि जो प्रक्रिया है निरंतर जारी रहती है। और मार्क्स हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाता है, उसके द्वारा वाद प्रतिवाद संवाद की स्थितियों को ग्रहण किया। और हीगल के दर्शन में विचार और विवेक को प्रधानता दी गई, जबकि मार्क्स इसके विपरीत पदार्थ जगत को महत्व देता है। हीगल के लिए विवेक और आत्मा ही सब कुछ है, मार्क्स के लिए पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और मार्क्स के विचार एक समाज की आर्थिक व्यवस्था ही सारे सामाजिक संगठन, साहित्य, कला, विचारों को जन्म देती है। इस प्रकार यदि हीगल आदर्शवादी है तो मार्क्स भौतिकवादी है। वह आर्थिक नियतिवाद में विश्वास करता है। दूसरी था ब्रिटिश समाजवादियों आमंड स्मिथ और रिकॉर्डों का प्रभाव। मार्क्स पर ब्रिटिश समाजवादियों विलियम थॉमसन, टॉमस हास्किन, रॉबर्ट ओवन का भी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और रॉबर्ट ओवन की धारणा थी कि मानवीय चरित्र वातावरण में निर्धारित होता है और प्रकृति से नहीं। और मार्क्स की विचारधारा का पूर्ण कथन है कि उस पर ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों रिकॉर्डों सबसे पहले मूल्य के श्रम सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। और तीसरी जो थी फ्रेंच समाजवादियों पर प्रभाव। मार्क्स की विचारधारा फ्रांस की उन विचारधारा से प्रभावित है जो पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों को देख करके उसमें सुधार करना चाहता है। सेंट साइमन और केबेट का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया। और सेंट साइमन इस बात का प्रतिपादन किया कि वह स्वयं श्रम करने वाले वर्ग को जीवित रहने का अधिकार है। और मार्क्स ने अपने दर्शन का आधारभूत विचार बनाया और वर्गहीन समाज के विचार और निसंदेह रूप से मार्क्स के साइमन से ग्रहण किया। और मार्क्स केबेट के विचारों से प्रभावित था और 1847 में साम्यवादी लीग की स्थापना करते उन्होंने समाजवाद के स्थान पर साम्यवाद शब्द का प्रयोग उसे केबेट के विचारों से प्रभावित होकर किया। इस प्रकार कुछ फ्रेंच समाजवादियों ने वर्ग संघर्ष की चर्चा की और मार्क्स ने अपने दर्शन का आधारभूत तत्व बना लिया। और मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को बड़ा महत्व दिया, कहा कि विश्व का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष पर आधारित है। यद्यपि यह सत्य है कि मार्क्स ने विभिन्न स्रोतों में अपने दर्शन के अलग अलग तत्वों को ग्रहण किया। कोकर ठीक लिखते हैं कि उसने ईंट पत्थरों की भांति सब स्थानों से विचारों को एकत्रित तो किया, लेकिन उसने जिस विचार भवन का निर्माण किया वह स्वयं उसकी इच्छा अनुसार था। उसमें मॉडिफाई भी किया, उन्होंने चेंज भी किया। मार्क्स की विचारधारा को प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर समझा जा सकता है। बहुत सारे थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इस इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या, आर्थिक नियतिवाद है, वर्ग संघर्ष था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था, पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण था और भविष्य के संबंध में उसकी जो धारणाएं थी, राज्य और शासन संबंधी जो धारणा थी, और प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा थी। एक मार्क्स पद्धति उन्होंने खुद ने तय की, मार्क्स का एक कार्यक्रम भी तय हुआ। अब हम सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो हम चर्चा करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद स्वयं मार्क्स का दर्शन नहीं था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल से प्राप्त किया। और पहले भी मैंने बताया कि हीगल के दर्शन के बारे में वो कहता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को उन्होंने हीगल से प्राप्त किया, लेकिन सिर के बल पर प्राप्त किया, यानी बुद्धि के प्राप्त किया। और मार्क्स ने उसे सीधा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। पैरों के बल पर खड़ा करने का अर्थ था कि उसने सामाजिक धरातल पर अपनाने का या लागू करने का प्रयास मार्क्स ने किया।
इसलिए मार्क्स को प्रथम समाजवादी वैज्ञानिक विचारधारा का जनक कहना जरूरी है। वेपर ने एक स्थान पर लिखा कि हर एक विचारक ने सुंदर हाइपोथेटिकल थीम तैयार की, सुंदर गुलाब के फूलों की बात की, लेकिन उन्होंने ये तय नहीं किया कि ज़मीन कहाँ होगी, किस तरह तैयार होगा। और मार्क्स ऐसा विचारक था जिसने ज़मीनी सच्चाई को ढूंढने का प्रयास किया, वास्तविक धरातल पर रखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सबसे महत्वपूर्ण था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है और उनके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में हमारा ये मार्गदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया। हीगल का ये मानना था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर के टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई। इसमें 3 अंग हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता, और थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है, और इस निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। और निसंदेह रूप से प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और प्रतिवादों के सहयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया सामाजिक रूप से निरंतर चलती रहती है। यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स उनके अनुयायियों ने एक गेहूं के पौधे का दृष्टांत से भी समझा कि मान लीजिए गेहूं का दाना है और ये दाना वाद है, और भूमि में बो देने के उपरांत उसके विरुद्ध जो भूमि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है तो एक पौधा बनता है, और एक पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। और तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, उसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूख करके नष्ट होना। ये तीसरी जो दशा है ये संवाद या विपरिणाम है। और निसंदेह रूप से आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को इस प्रकार समझा जा सकता है कि पूंजीवादी या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्थावाद है जिसमें असंगति रहती है, और समाज की संपत्तिशाली और सर्वहारा वर्ग के लोगों में बढ़ जाता है। उसकी असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है, तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की ये वह अवस्था होती है जिसमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में संवाद स्वरूप अवस्था होती है जिसमें संवादी अवस्था कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से बहुत अधिक भिन्न है। सो मार्क्स के शब्दों में मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है, वर्ण में उसके बिल्कुल विपरीत है। और मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर है कि हीगल एक आदर्शवादी था। विश्वात्मा का सूक्ष्मतम और आत्म तत्व को समाज का नियामक कारण मानता था, और हीगल की दृष्टि से इतिहास विश्वात्मा की एक क्रमिक अभिव्यक्ति है, और ये एक दैविक आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल की विश्वात्मा के सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया। उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्वता स्वीकार की, क्योंकि वह न केवल प्रत्यक्ष या वास्तविक ज्ञान है, वह सुस्पष्ट शाश्वत रूप भी है। और मार्क्स का यह कहना था कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए उसका होना नहीं के बराबर है, परंतु इसके विपरीत भौतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर आदि हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए सर्वथा सत्य है। इस कारण हम निश्चित और स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मा जैसी मृग मरीचिकाओं को अपने दर्शन का आधार कैसे बनाएं? ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकता। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया, और हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रगति, आत्मा के विकास और उससे उत्पन्न है
परंतु मार्क्स के मत में जिसे हम आत्मा, मन और मस्तिष्क कहते हैं, उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं। जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर देने में उसमें गति उत्पन्न होती है। इस प्रकार हीगल के विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थों के विचारों को प्रतिबिंब मानता है, किंतु मार्क्स पदार्थ को प्रधान मानता है और उनका विचार है कि पदार्थ ही विचारों का स्रोत है। और मार्क्स के शब्दों में मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, उसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। अब हम देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं के रूप में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अपनी कुछ विशेषताएं थी। द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का एक ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वह एक समग्र इकाई है। और मार्क्स की जो विचारधारा का जो अध्ययन था वो स्टालिन की व्याख्या के आधार पर किया गया था, और हमारे द्वारा किसी वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक नहीं समझा जा सकता, और वस्तु को समझने के लिए हमें वस्तुओं के पारस्परिक संबंध भी समझने होंगे। दूसरी बात थी कि द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद था उसमें प्रकृति अस्थिर, गतिशील, निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती है और पुरानी चीज़ें स्वतः नष्ट हो जाती है, और हमारे द्वारा विश्व की उनकी प्रकृति को समझने में उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। तीसरी जो बात थी, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की जो प्रक्रिया सरल नहीं है, वस्तुतः सरलता से अपने ही गुणों की दिशा में आगे नहीं बढ़ती रहती, वह विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका रूपांतरण भी होता है और समय समय पर उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, और निस्संदेह रूप से परिणाम स्वरूप वो अपने पुराने गुण को छोड़ करके नवीन गुण धारण कर लेती है। चौथी जो बात थी विशेषताओं के रूप में, वस्तु में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे नवकर शीघ्रता के साथ और अचानक होते हैं। और पांचवी जो थी, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स ने हीगल की विचारधारा के आधार पर देता है। वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन संभव होता है। और छठी जो बात थी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तथ्यों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को संपूर्ण विश्व की नियंत्रण स्थिति के रूप में स्वीकार करता है। अब देखेंगे हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या आलोचना थी। बहुत सारी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना हुई। पहले थी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट था। मार्क्स के दर्शन का जो आधार था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो अपने आप में नितांत अस्पष्ट और थोथी काल्पनिक हाइपोथेटिकल थीम है, ऐसा आलोचक मानते हैं। और स्वयं मार्क्स ने अपना पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया। इस संबंध वेपर ने कहा कि द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और स्पष्ट है, और मार्क्स एंजेल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरी जो आलोचना थी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद असंगतिपूर्ण धारणा। मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक धारणा थी उसमें निश्चित रूप से विसंगतियाँ दिखाई देती है। एक स्थान पर मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उनके द्वारा जिस प्रकार से उद्बोधन दिया गया उससे यही स्पष्ट होता है उन्हें मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है, लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो पद्धति बताई थी वो मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित करने वाली थी। कुछ द्वंद्वात्मक पद्धति को दोषपूर्ण माना कार्ल मार्क्स ने, और द्वंद्वात्मक पद्धति आलोचकों ने इसलिए माना क्योंकि इतिहास एक अविरल धारा है जिसमें न तो कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है न कोई क्रांति द्वारा दिखाई देती है। और चौथी जो आलोचना थी वो अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन भी था। मार्क्स के बारे में निस्संदेह रूप से भी कहा जाता है कि अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी है। मार्क्स का विचार था कि मानवीय जो चेतना है वो भौतिक तत्वों के अधीन होती है। और जो पांचवी जो चीज़ें कही, मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति इस बात से दोषपूर्ण है कि मानवीय इतिहास द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की दृष्टि से दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत ये मान लिया गया कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर और ही रहा है, और वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का नहीं वरन उसका उत्थान और पतन का इतिहास रहा है। और नेक्स्ट लास्ट आलोचना है द्वंद्वात्मक पद्धति
खतरनाक पद्धति थी। द्वंद्वात्म पद्धति खतरनाक भी है क्योंकि इसमें इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि मार्क्स की विचार पद्धति को स्वीकार कर ले तो मानवीय दर्शन और विचार के आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। वास्तव में मार्क्स ने हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकालकर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद का रास्ता बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।